मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे जो है कुछ मॉडल टाइप क्वेश्चन जो है मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर में अब लिखे हैं, और इन मास स्पेक्ट्रोमीटर के जो क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें और उनको जो है डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज फॉर द मास स्पेक्ट्रोमीटर, इनमें से जो है कौन सा जो है हम यूज नहीं होते, मतलब कौन से जो यहाँ पे जो आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑप्शन गिवन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज फॉर द मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर उसको यूज जिसके लिए हम क्या नहीं करते, इनमें से कौन सा जो है आप लोगों ने क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें कि इनमें से आप सेलेक्ट करें कि इनमें से कौन सा प्रोसीजर ऐसा है, कौन से पॉइंट ऑप्शन ऐसा है जो कि जिसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज नहीं करते। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मतलब ये है। तो कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोपिक अबंडेंस बिल्कुल हम करते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वी हैव टू कैलकुलेट द आइसोटोपिक अबंडेंस। सेकंड पॉइंट एलिमेंटल कंपोजिशन बिल्कुल करते हैं, एलिमेंटल कंपोजिशन जो है जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंटल कंपोजिशन भी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप, कोई बात नहीं की है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन में हेल्प करता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप एंड कार्बोनाइल ग्रुप वी कैन नॉट डिटेक्ट, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल ग्रुप के प्रेजेंस को जो है इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल ये भी ठीक है। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोपिक अबंडेंस, फॉर द एलिमेंटल कंपोजिशन, फॉर द कैलकुलेटिंग मोलर मास, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑर्डर टू कंफर्म द फंक्शनल ग्रुप। किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर आप लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके लिए जो है जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट फीचर्स क्या है, उसके जो फंक्शन मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक्सेलरेटिंग है, डिफ्लेक्शन है, डिटेक्शन है या आयोनाइजेशन है। हम पहले मैंने भी बता दिया, पहले आयोनाइजेशन होता है, आयंस की एक्सेलरेशन करते हैं, फिर डिफ्लेक्शन करते हैं, फिर डिटेक्शन करते हैं। तो ये अगर आप लोगों के पास ये है फॉर द बेसिक फीचर जो है फॉर मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है आप लोगों के पास आयोनाइजेशन, एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन है, ये आप लोगों के पास फीचर। एक अनदर क्वेश्चन को देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफ्लेक्टेड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, इनमें से कौन सा आयन जो है ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक जो है आप लोगों के पास, तो मैंने क्या कहा, मास पे और यहाँ पे चार्ज दोनों को देखना है। अच्छा, ये आप लोगों के पास एक x है 37 प्लस 1 चार्ज है, x 35 है प्लस 1 चार्ज है, x 37 है, ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है, और ये चार्ज, और यहाँ पे x 37 प्लस 2 ये आप लोगों के पास है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें, सॉरी इसको करेक्ट करें, ये 35 है, सॉरी यहाँ पे इसकी करेक्शन करें, ये 35 है। तो अगर आप लोग देखिए x 35 है, मास भी कम, मास कम और चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मास कम। पॉइंट यहां पे मैं इसमें इंडिकेट करना चाहता हूं कि जब मास कम होगा और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इट कैन बी डिफ्लेक्टेड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। तो यहां पे आप लोगों के पास ये इसके लिए ऑप्शन होगा। मास लो हो, लो मास जिसका मास कम हो, आयन चार्ज डेंसिटी उसकी क्या हो, ज्यादा हो, तो फिर इट कैन बी डिफ्लेक्टेड विद अ ग्रेटर एक्सटेंट, ग्रेटर एक्सटेंट के साथ जो है इनको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सबसे द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, द पाथ ऑफ आयन आफ्टर द डिफ्लेक्शन, जो आप लोगों के पास डिफ्लेक्शन है, तो इस डिफ्लेक्शन पे जो है पाथ ऑफ आयन जो है आफ्टर डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ आयन या चार्ज ऑफ आयन या नाइदर मास नॉर चार्ज एंड बोथ ए एंड बी। तो इट डिपेंड बोथ ऑन द मास एंड चार्ज डेंसिटी, दोनों पे डिपेंड करता है। तो मास तो इन दोनों के सेम है, इन दोनों के मासेस तो सेम है, लेकिन इनकी चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, इसलिए इसकी डिफ्लेक्शन इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा और इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा और इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। दोनों के मासेस सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंस है। तो ये है कि आप लोगों के पास जितना मास क्या होगा, मास कम होता जाएगा। अब दूसरा देखें कि यहाँ पे मास क्या है, यहाँ पे अगर आप इन दोनों की कंपेयर करें 37 35, अगर जिनके मासेस डिफरेंट है लेकिन चार्ज सेम है, तो फिर मैं मास को देखूंगा कि जिसका मास लो होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ आयंस एंड इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ आयन, ये दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है। आसान सा टॉपिक है, आप लोग प्लीज में कंफ्यूज ना हो, और ये बिल्कुल जो है सिंपल जो है सिंपल टॉपिक है, सिंपल टेक्निक है। जब हमें मोलर मास का पता चल जाए, इफ वी नो द मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता चल जाए, इस पे एलिमेंटल कंपोजिशन का मुझे पता चल जाए, नो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कि इसमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किस टाइप के बॉन्ड्स होंगे और किस टाइप के न्यूक्लियाई होंगे, किस टाइप के बॉन्ड्स होंगे,
किस टाइप के जो है न्यूक्लियाई होंगे, किस टाइप के जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन टेक्निक की तरफ आते हैं और वो टेक्निक जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम आते हैं तो एक अनदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की तरफ आते हैं और ये एक अनदर टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में कि द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इट्स सिंपल डिफिनीशन जो है, बिल्कुल आसान सा जो डिफिनीशन है। सो द इंटरेक्शन ऑफ electromagnetic radiation EMR electromagnetic radiation with matter is known इसको जो है is known as a spectroscopy, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्क्राइब करते हैं। so the interaction of electromagnetic radiation with matter is known as spectroscopy, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्क्राइब करते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि अगर आप लोग देखें मैटर के साथ जो है EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो इंटरेक्शन है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से डिस्क्राइब करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, द टाइप ऑफ रेडिएशन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स that perpendicularly oscillate to the magnetic component, कि ये आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलरली जो है यहां पे मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं कि इसके परपेंडिकुलर एक अनदर टाइप ऑफ रेडिएशन जो है, एक अनदर टाइप ऑफ कंपोनेंट जिसको मैग्नेटिक कंपोनेंट से डिस्क्राइब करते हैं। तो एक जो है मैग्नेटिक कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट और एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट्स और एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इफ दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच अ टाइप ऑफ रेडिएशन आर डिस्क्राइब्ड एज अ EMR रेडिएशन, इसको हम EMR रेडिएशन से डिस्क्राइब करते हैं। EMR रेडिएशन में केमिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक्सरेज रेडिएशन है, देयर इज नो नीड ऑफ कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज की हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक होते हैं अल्ट्रा वायलेट जो है रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है डिस्क्राइब होते हैं। एक IR है, एक जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे डिस्क्राइब करता हूं रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है यहां से उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो एक्सरे रेडिएशन जो है अगर आप लोग देखें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है। अच्छा, केमिस्ट के लिए इन रेडिएशंस की क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखें द पहला इंपॉर्टेंस इसकी ये है, एक्सरे रेडिएशन आर यूज इन ऑर्डर टू फाइंड द बॉन्ड। ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। The bond length between the hydrogen is equal to 74 picometer. The carbon, ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड है। The bond length is यहाँ पे प्रेजेंट है 154 picometer है। The सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है that is equal to 236 picometer है। तो जिस टेक्निक के जरिए कौन सी रेडिएशन हम यूज करते हैं in order to find the bond length, that is X-ray रेडिएशन इसके लिए यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए रेडिएशन को यूज करते हैं। अच्छा, जब बॉन्ड लेंथ हमें पता चल जाता है, अच्छा इस मॉलिक्यूल में किस तरह के कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि हमने स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है यहां पे डिस्क्राइब करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को डिस्कस करने के लिए नो दिस रेडिएशन आर स्पेसिफिक रेडिएशन इन ऑर्डर टू चेक इट द कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, सिग्मा जो है आप लोगों के पास एक्साइटेशन पाई टू पाई स्टार और यहाँ पे n टू सिग्मा स्टार और n टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और इस टेक्निक को स्पेसिफिकली यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द कंजुगेशन, मॉलिक्यूलर कंजुगेशन को फाइंड आउट करने के लिए इनको यूज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है हम आ जाते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप, IR रेडिएशन, यहाँ पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इस टेक्निक को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइप ऑफ बॉन्ड, कि यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है। फंक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए IR रेडिएशन। अच्छा, माइक्रोवेव रेडिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली जो है एक अनदर केमिस्ट्री ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री है, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
और इसमें जो है माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज करते हैं एज अ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव रेडिएशन आर यूज फॉर द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जस्ट ओनली मॉलिक्यूलर रोटेशन इसमें चेंज होते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको डिस्क्राइब करते हैं। और मॉलिक्यूलर रोटेशन मींस कि मॉलिक्यूल जो है अगर आप लोग देखिए वाइब्रेट भी होते हैं, ट्रांसलेट भी होते हैं और मॉलिक्यूल जो है रोटेट भी होते हैं। ट्रांसलेशन इज नॉट अ क्वांटाइज, translatory motion of molecule is not quantized, rotational mode of the molecule is quantized, vibrational mode is quantized, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज क्वांटाइज। और यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, यहां पे न्यूक्लियर रेजोनेंस इज आल्सो क्वांटाइज। एनएमआर जो है यहां पे पढ़ते हैं और ये जो है क्या होता है, ये भी क्वांटाइज होता है। तो एनएमआर में रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोवेव रेडिएशन यूज होती है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर रेडिएशन यूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में यूवी रेडिएशन और बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स-रे रेडिएशन को जो है यूज करते हैं। वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू h nu. We know that energy is directly proportional to frequency. We know that a frequency is equal to c by lambda. So we can also write the equation c by lambda. Energy is inversely proportional to the wavelength. And we also know that the reciprocal of the wavelength is also known as wave number. इसको wave number कहते हैं. The reciprocal of the wavelength is known as wave number. इसको wave number से describe करते हैं. So we can also write the equation कि energy is equal to hc into nu bar. अगर आप लोग देखें एनर्जी टू वेव नंबर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ की क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप लोगों से प्रीवियस पेपर में देखें उसमें क्वेश्चन जो डिमांड होते हैं कि which of the following electromagnetic radiation are of longer wavelength radiation, which of the following radiation are shorter wavelength radiation, which of the following radiation are more frequency radiation, which of the following are least frequency radiation है। तो आप लोग देखें more energetic rays, सबसे least energetic rays, सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सरेज की, सबसे कम एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी। आपके मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं तो सबसे लीस्ट एनर्जी है, ये हेल्थ फ्रेंडली रेडिएशंस है। अच्छा, यहां पे जो है अगर इसकी ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इट हैविंग अ लो फ्रीक्वेंसी, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई। अच्छा, यहां पे जो है इसके वेव नंबर्स अगर मैं इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि इनके जो वेव नंबर्स हैं, एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, जिसकी एक्सप्रेस के वेव नंबर भी ज्यादा, अच्छा तो फिर इसके वेव नंबर्स भी कम हो गए। जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम हो, वेव नंबर भी कम होंगे। और अगर आप लोग देखें यहां पे जो है मैं इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि इसके लिए यहां पे ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन और यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये जो है लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। आप लोग देखें यहां पे क्या हो जाएगा, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, ये एनर्जी है, एनर्जी कम हो जाएगी। देखिए ई ज्यादा ई कम, यहां पे जो है आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी कम, यहां पे अगर आप लोग देखें वेवलेंथ ज्यादा, यहां पे अगर आप देखें तो वेव नंबर भी आप लोगों के पास कम हो जाएंगे। यूवी रेडिएशन हैव लो वेव नंबर देन द एक्स-रेज, यूवी रेडिएशन हैव मोर वेव नंबर देन द आईआर। अब होता क्या है, यहां पे एनर्जी और कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, और यहां पे वेवलेंथ ज्यादा हो जाता है। वेव नंबर जो है अगर आप लोग देखें वेव नंबर भी डिक्रीज हो जाते हैं, यहां पे एनर्जी जो है कम हो जाती है, और यहां पे अगर आप लोग देखें फ्रीक्वेंसी भी कम, यहां पे जो है ये वेव नंबर जो है ये और भी कम, और वेवलेंथ जो है बढ़ जाता है। और यहां पे अगर आप देखें एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, एनर्जी सबसे कम, वेव नंबर जो है अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी जो है आप लोगों के पास कम, फ्रीक्वेंसी कम, और यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये वेव नंबर भी कम हो, वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव लीस्ट एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी, लीस्ट वेव नंबर जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप लोग देखें, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, सो द अरे in increasing order of wavelength, in a decreasing order of wave number,
in a decreasing order of frequency, in a decreasing order of energy. और अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर्स है। तो ये आप लोगों के पास इन 4 क्वेश्चन को ज़हन में रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जब भी क्वेश्चन आते हैं यही 4 क्वेश्चंस होते हैं कि which of the following have maximum wavelength, which of the following have least wavelength, which of the following have maximum energy, which of the following have least energy. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, when these radiation are incident on a sample, ये पॉइंट ज़हन में रखें। So यहां पे जो है 1 2 3 इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस रीजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मैं यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करता हूं तो इट विल एब्जॉर्ब ओनली दोज रेडिएशन, ये मॉलिक्यूल उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जो उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ मैच कर रहा हो, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं आईआर रेडिएशन को इंसिडेंट करूंगा एक सैंपल पे, तो जब मैं आईआर रेडिएशन को एक सैंपल पे इंसिडेंट करता हूं मशीन में और वो उस पे इंसिडेंट हो जाते हैं, ये उससे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो इनके नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा हो। और अगर मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी उस पे इंसिडेंट करूंगा तो फिर वहां पे न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं, तो ये उससे वो रेडिएशन रेडियो फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब करेगा जो इनके नेचुरल रेजोनेंस ऑफ द न्यूक्लियस के साथ मैच कर रहा हूं। अगर ये नेचुरल रेजोनेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यहां पे न्यूक्लियर एक्साइट, रेडियो फ्रीक्वेंसी में न्यूक्लियर एक्साइटेशन, आईआर में बॉन्ड एक्साइटेशन, यूवी में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, माइक्रोवेव मैंने आपको बता दिया कि यहां पे रोटेशन एक्साइटेशन, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आप लोगों की कोर्स का हिस्सा ये नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर है, हमने इनको जो है यहां पे डिस्क्राइब करना है। सो अगर आप लोग देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, सो व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर इंसिडेंट, जब ये एक बार आप लोगों के पास एक सैंपल है, मैं यहां पे एक मशीन में जो है एक सैंपल, एक कविट है और इसमें सैंपल पड़ा हुआ है और मैं इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है क्या करता हूं, ये इस पे इंसिडेंट करता हूं। अच्छा, ये कौन से नेचर के हैं? अगर ये यूवी लाइट है तो ये जो यहां पे सैंपल के मॉलिक्यूल्स है, इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन काज करेगा। अच्छा, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है तो इनके वाइब्रेशन मोड भी एक्साइट में जाएगा, और यहां एनर्जी ज्यादा है तो इनके रोटेशन मोड भी एक्साइट होगा। और इसी वजह से जब यूवी का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो ये सारे मोड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो एक ब्रॉड सिग्नल अपीयर हो जाता है। जब यूवी लाइट इस पे इंसिडेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में ये यहां पे मिलता है। और अगर मेरे पास यहां पे मशीन आईआर रेडिएशन की एनर्जी कम है, आईआर रेडिएशन, तो फिर ये क्या करेगा, वाइब्रेशनल मोड ऑफ द बॉन्ड को एक्साइट करेगा। तो सम ऑफ द मॉलिक्यूल जो इनके वाइब्रेशन मूड के साथ मैच करो वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, रेस्ट को ट्रांसमिट करेंगे। यहां पे जो है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो है क्या हो रहे हैं, मैच करे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रेस्ट ट्रांसमिट होंगे। आईआर रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब होता है तो वाइब्रेशन मूड चेंज होता है, और अगर यूवी लाइट जो है एब्जॉर्ब होता है तो फिर आपके पास सारे मूड जो है चेंज हो जाते हैं, रोटेशनल मूड भी एक्साइट होता है, वाइब्रेशन मूड भी एक्साइट होता है। ओके, एंड द थर्ड वन जो है, अगर मेरे पास ये कवर्ड है और मैं इस पे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, इसकी एनर्जी बहुत ही कम है, जब ये इंसिडेंट करता हूं तो यहां पे सिर्फ न्यूक्लियर एक्साइटेशन होती है। सो मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन, अगर आप लोगों के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर आपके पास वाइब्रेशन हो, और अगर आपके पास न्यूक्लियर एक्साइटेशन हो, ये सब के सब क्वांटाइज है, ये क्वांटाइज है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर रेजोनेंस जो है, न्यूक्लियर रेजोनेंस जो है इज आल्सो क्वांटाइज, ये भी क्वांटाइज होता है। तो मॉलिक्यूल में जो है 3 टाइप्स क्वांटाइजेशन मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं। एक माइक्रोवेव जो है रोटेशन मोड भी क्वांटाइज है, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पे इन 3 को डिस्क्राइब कर रहा हूं। सो व्हेन अ सैंपल इज इंसिडेंट विद आईआर रेडिएशन, जब एक सैंपल को हम क्या करते हैं, आईआर रेडिएशन जो है इनसे पास करते हैं, तो यहां पे मैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ आता हूं। आईआर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ आते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ आते हैं, और इसको जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो है हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है यहां पे डिस्कशन करनी है इस पे। सो व्हेन अ सैंपल इज रेडिएटेड, आप लोग देखें यहां पे जो है क्या है, ये एक बल्ब है जो कि आईआर रेडिएशन प्रोड्यूसर है। आईआर रेडिएशन, ये आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है।
इसको ये IR रेडिएशन। यहां पे एक स्लिट लगा होता है, बीम स्प्लिटर, इसको बीम स्प्लिटर कहते हैं। अच्छा, बीम स्प्लिटर का काम क्या होता है? बीम स्प्लिटर, ये रेडिएशन यहां से आती है, बीम रेडिएशन, ये रेडिएशन यहां से आ रही है। तो जब ये रेडिएशन, तो ये जो स्प्लिटर है ये इसको दो जो है बीम में क्या कर लेता है? डिवाइड कर लेता है। रेडिएशन, ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन है। ये फ्लेयर जो है आप लोगों के पास क्या है? एक बल्ब है जो कि क्या प्रोड्यूस करा है? रेडिएशन प्रोड्यूस करा है। और ये यहां पे भी जो है इस तरह ये रेडिएशन चले जाती है। अच्छा, यहां पे लगा होता है मिरर, 45 एंगल पे मिरर लगा होता है, ये इसको डिफ्लेक्ट करता है ये रेडिएशन। और जब ये मिरर, तो ये फोकस कर लेता है, यहां पे एक कवर्ट होता है जिसमें सैंपल पड़ा होता है, सैंपल। इस कवर्ट में जो है, जिसका मैंने IR स्पेक्ट्रा लेना है, तो इसमें जो है सॉल्वेंट अलॉन्ग विद द सैंपल जिसका मैंने स्पेक्ट्रा लेना है, वो सैंपल का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है। अच्छा, को डिफ्लेक्ट करता है और यहां पे एक दूसरा कवर्ट होता है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट होता है। अच्छा, ये क्या है? अगर आप लोग देखें, ये सॉल्वेंट और सैंपल का मिक्सचर है, मैंने सैंपल का स्पेक्ट्रा लेना है। अच्छा, तो मुझे किस तरह पता चले कि इसमें सॉल्वेंट का स्पेक्ट्रा क्या होगा? तो मैंने क्या करना है? सॉल्वेंट का अलग रखना है, उसको अलग रखना है, क्योंकि एट द एंड जब मेरे पास स्पेक्ट्रा आएगा तो मैंने सॉल्वेंट के जो सिग्नल्स होंगे उनको क्या करना है? डिलीट करना है। वो ये तो सॉल्वेंट के हैं, उसको मैंने निकालना है। अच्छा, यहां से ये रेडिएशन पास होती है, तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब, सम रेडिएशन एब्जॉर्ब, रेस्ट विल बी ट्रांसमिटेड। यहां पे फिर मिरर लगा होता है, यहां पे जो है रेडिएशन पास, सम विल बी एब्जॉर्ब। अब ये रेडिएशन जो है यहां पे इस तरह फोकस होते हैं, इनको फोकस करते हैं। यहां पे लगा होता है एक चॉपर, यहां पे लगा होता है एक चॉपर, मशीन के अंदर लगा होता है। अच्छा, चॉपर का काम क्या होता है? देखिए थोड़ा सा, ये इस साइड से भी रेडिएशन आ रहे हैं और इस साइड से भी आ रहे हैं। और इस चॉपर का काम ये होता है कि लेट सपोज जो है यहां पे जो है डिटेक्टर है, क्या है? डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है। और फिर इट इज कनेक्टेड विद अ कंप्यूटर स्क्रीन, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है। ये क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन जो है यहां पे लगा होता है, डिजिटल कंप्यूटर स्क्रीन लगा होता है। अच्छा, और ये डिटेक्टर है। चॉपर का काम ये बिल्कुल पुलिस का जो ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं, बिल्कुल उनका काम होता है। देखिए, ये रेडिएशन आ रहे हैं, यहां पे डिफ्लेक्ट हो गए, सैंपल से पास सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, यहां पे डिफ्लेक्ट और यहां पे आ रहे हैं। तो इस चॉपर का काम ये होता है कि अगर यहां से ये रेडिएशन आ रहे तो उनको स्टॉप कर लेते हैं और इन रेडिएशन के अलाउ करते हैं कि आप डिटेक्टर के पास जाएं। चॉपर का काम ये होता है कि ये रेडिएशन आ रहे हैं, यहां से पास हो गए, यहां से डिफ्लेक्ट हो गए। चॉपर का काम ये, इन रेडिएशन को इसने स्टॉप कर लिया, ये जो यहां से आ रहे हैं इनको स्टॉप कर लेते हैं, इनको अलाउ कर। अब क्या करता है? इसको स्टॉप कर लेता है और इनको अलाउ करते हैं कि आप अब पहुंचे। अब आप जो है क्या करें? डिटेक्टर तक पहुंच जाए। अब इनको स्टॉप करता है यहां पे और इन रेडिएशन को अलाउ करते हैं कि अब आप पहुंच जाए। यहां पे जो है स्पेक्ट्रा आपके पास, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। चॉपर का काम यह होता है जस्ट टू अलाउ अ सिंगल बीम ऑफ रेडिएशन टू द डिटेक्टर। तो एक एट अ टाइम जो है अ सिंगल बीम ऑफ रेडिएशन को डिटेक्टर तक पहुंचने में चॉपर हेल्प करता है। चॉपर का काम यह है कि वो क्या करता है? अ सिंगल बीम ऑफ रेडिएशन को अप टू द डिटेक्टर जो है यहां पे जो है ये लेके जाता है। तो ये IR, ओके। तो इफ वी हैव टू रेडिएट द सैंपल, सैंपल को हम रेडिएट करते हैं, तो यहां पे आप लोगों के पास जो है ये एक जनरल स्केच है कि यहां पे बल्ब होता है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पे जो है बीम स्प्लिटर है, यहां पे सैंपल से पास होता है, डिटेक्टर तक पहुंचता है, चॉपर, फिर उसके बाद डिटेक्टर जो है जनरल स्केच है, बल्ब IR रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, बीम स्प्लिटर। अच्छा, यहां पे एट द सेम टाइम सॉल्वेंट भी है और सैंपल अलॉन्ग विद द सॉल्वेंट भी है, इसलिए इसको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। डबल बीम कहते हैं क्योंकि एट द सेम दो है, दोनों टाइम एट द सेम टाइम टू सैंपल्स अलॉन्ग सॉल्वेंट और सॉल्वेंट दोनों की एनालिसिस होती है, इसलिए इसको डबल बीम कहते हैं। अगर इसमें सिर्फ एक कवर्ट होता तो फिर इसको सिंगल बीम कहते हैं। सिंगल बीम IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसको कहते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इंसिडेंट। तो हम यहां पे अब पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि हमारे लिए क्या पॉइंट्स हैं।
मॉलिक्यूल में जो है कि लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, कार्बन है, मैं सिर्फ जो है एक यहां पे AX2 टाइप को डिस्क्राइब करता हूं, AX2 टाइप वाइब्रेशन, AX2 टाइप वाइब्रेशन, ये एक A है कार्बन, ये A है, और इसके साथ यहां पे हाइड्रोजन है। नाउ प्लीज आप कंसीडर करें कि द हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन नो दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द कार्बन, ये कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। आप इसको कंसीडर करें, हुक्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक मास है और ये भी मास है, ये भी मास है और ये भी मास है। ए ये हो गया और X2 हाइड्रोजन। नो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको डिस्क्राइब करते हैं, अगर आप देखें CH2 को मीथाइलिन कहते हैं, मीथाइलिन। तो मॉलिक्यूल में जो है, मॉलिक्यूल में द बॉन्ड इज नॉट स्टैटिक, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इट्स नॉट स्टैटिक। यहां पे जो है ये न्यूक्लियर जैसे कि क्या होते हैं, हमने इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं, ये टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, करीब आते हैं फिर चले जाते हैं, करीब आते हैं। दिस टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन मोशन, दे आर नॉट इन स्टैटिक मोशन, ये स्टैटिक मोशन में नहीं है, दे आर इन वाइब्रेशन, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन में होते हैं। अच्छा, अगर ये इस तरह एक दूसरे के साथ, यह मतलब ये कि बॉन्ड जो है, मैं इस तरह यहां पे इसको डिस्क्राइब करता हूं कि जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, ये टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है डिस्क्राइब होते हैं, टू टाइप्स मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो होते हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के जितने भी न्यूक्लियाई हैं, तो ये जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होते हैं, और ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, और एक होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूल में टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है और एक बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। अच्छा, तो यहां पे अगर आप लोग देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है, द टाइप ऑफ the type of vibration where the bond length change, where the bond length change observe ho, change observe, where the bond length change observe while bond angle remains same, bond angle remains same. तो such a type of molecular vibration are called stretching vibration, इनको stretching vibration से डिस्क्राइब करते हैं। तो they are described as a stretching vibration। क्या मतलब है इसका? ये टू टाइप्स के होते हैं कि ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन इसके करीब आते हैं, इसके करीब आते हैं, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, बॉन्ड लेंथ चेंज। तो अगर आप लोग देखें तो मैं इसको अगर कंडेंस फॉर्म में एक्सप्रेस, दो हाइड्रोजन इसके करीब करीब आ गए, बट द बॉन्ड एंगल विल रिमेन सेम। इस तरह बॉन्ड लेंथ, तो सच अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल वेयर द बॉन्ड लेंथ चेंज ऑब्जर्व हो, वेयर द बॉन्ड लेंथ चेंज। सो लेट्स सपोज अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं कि ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये दोनों एट द सेम टाइम इसके करीब आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, दोनों एट द सेम टाइम इंक्रीज। तो ये दोनों एट द सेम टाइम, और अगर ये दोनों एक्सटेंड होते हैं, अगर ये दोनों क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं वापस, तो हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेच जिसमें एट द सेम टाइम बोथ ऑफ द न्यूक्लियाई आर क्लोजर टू द सेंट्रल एटम इज नोन इज, इसको हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक स्ट्रेच कहते हैं। सो इट इज डिस्क्राइब, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है साइमेट्रिक वाइब्रेशन, साइमेट्रिक स्ट्रेचर, साइमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सो द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग जिसमें बोथ न्यूक्लियाई एट द सेम टाइम द सेंट्रल न्यूक्लियाई के करीब आ रही है, एंड जिसमें दोनों न्यूक्लियाई एट द सेम टाइम फार अवे जा रही है, इसको साइमेट्रिक स्ट्रेच कहते हैं। एक होता है एसाइमेट्रिक स्ट्रेच, एसाइमेट्रिक स्ट्रेच, एक जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं एसाइमेट्रिक स्ट्रेच। अच्छा, एसाइमेट्रिक स्ट्रेच क्या है? ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये नॉर्मल है। अगर एक जो है करीब आता है, दूसरा फार अवे जाता है। ये कार्बन है, ये कार्बन यहां पे
एक हाइड्रोजन जो है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज और दूसरा हाइड्रोजन इंक्रीज। एक करीब आ गया, दूसरा एक्सटेंड हो गया। एक करीब आ रहा है, दूसरा एक्सटेंड, ये करीब आ जाए, वो एक्सटेंड हो जाए। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेच इज कॉल्ड एसाइमेट्रिक स्ट्रेच। इसको एसाइमेट्रिक स्ट्रेच कहते हैं। साइमेट्रिक स्ट्रेच में नो चेंज इन डायपोल मोमेंट, नो चेंज इन डायपोल मोमेंट, देयर इज नो चेंज इन डायपोल मोमेंट। while asymmetric stretch में change and dipole moment, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिफरेंट हो गई। एक करीब आ रहा है, दूसरे जो है फार अवे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो इट इज चेंज इन डायपोल मोमेंट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, चेंज इन डायपोल मोमेंट। अच्छा, ये पॉइंट याद रखें कि चेंज इन डायपोल एसाइमेट्रिक स्ट्रेच हाई एनर्जी का है, एसाइमेट्रिक स्ट्रेच हाई एनर्जी का है, एसाइमेट्रिक स्ट्रेच हाई साइमेट्रिक स्ट्रेच ये हाई एनर्जी का है, देन द साइमेट्रिक स्ट्रेच, देन द साइमेट्रिक स्ट्रेच। ये इसकी एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेव नंबर ज्यादा, वेवलेंथ कम। इसकी एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेव नंबर कम, वेवलेंथ ज्यादा। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। एसाइमेट्रिक स्ट्रेच हाई एनर्जी का है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसके वेव नंबर, इसके वेवलेंथ कम, ये शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन है। और वहां पे जो उसके लिए जो साइमेट्रिक स्ट्रेच होगा उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कम फ्रीक्वेंसी, कम वेव नंबर और लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो ये अगर आप लोग देखें तो दो किस्म के वाइब्रेशंस होते हैं, जो कि जिसमें हमारे पास एक जो है बेंड स्ट्रेचिंग है और एक बेंडिंग है। अच्छा, स्ट्रेचिंग के टू टाइप्स हैं, स्ट्रेचिंग के टू टाइप्स है, साइमेट्रिक स्ट्रेच और एसाइमेट्रिक स्ट्रेच। एसाइमेट्रिक स्ट्रेच हाई एनर्जी का और साइमेट्रिक बेंडिंग वाइब्रेशन। अब मैं एसाइमेट्रिक स्ट्रेच को इस तरह डिस्क्राइब करता हूं, आप लोग देखिए। ये दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोजर टू द कार्बन, दूसरा वहां पे, ये यहां पे आ जाए, ये यहां पे चला जाए, ये यहां पे आ जाए, ये यहां पे चला जाए। Now this type of stretching is described as a asymmetric stretch से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, यही दो हाइड्रोजन है, यही दो हाइड्रोजन है, हम दो हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट सिर्फ दो हाइड्रोजन है। अच्छा, ये दो हाइड्रोजन अगर आप लोग देखें तो ये दो हाइड्रोजन इस तरह भी होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के करीब इस तरह भी आते हैं, ये भी वाइब्रेशंस है। ये दो हाइड्रोजन है, they come close to one another and far away, there is a change in the bond angle but there is no change in bond length. Such a type of vibration where a bond angle change, but no change in bond length, no change in bond length are described as a bending vibration. इसको bending vibration कहते हैं, bending vibrations। अच्छा, इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं in plane bending vibration, in plane bending vibration, और एक होते हैं out of plane, इनको ऊप्स भी कहते हैं, ऊप्स, आउट, OOP, आउट ऑफ प्लेन, तो इसलिए इनको ऊप्स भी कहते हैं। ऊप्स मींस आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, तो इट इज जनरली डिस्क्राइब एज अ ऊप्स। ठीक है, ओके। तो ये भी अगर आप लोग देखें तो बेंडिंग वाइब्रेशन दो किस्म के होते हैं, एक इन प्लेन होती है और एक जो है आउट ऑफ प्लेन। अच्छा, इन प्लेन ये दो किस्म के, एक है रॉकिंग। अच्छा, अगर ये दोनों हाइड्रोजन एट द सेम टाइम, ये दो हाइड्रोजन है एट द सेम टाइम इनसे करीब आते हैं, इट इज कॉल्ड सिजर की तरह है ना, सिजर की तरह, दे आर जस्ट लाइक सिजर। एक ही प्लेन में, दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में आ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन एट द सेम टाइम एक ही प्लेन में है, देयर इज नो चेंज इन द प्लेन, जस्ट ओनली बॉन्ड एंगल चेंज, सिजरिंग। तो ये दोनों अगर एट द सेम टाइम आ रहे हैं तो सिजरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। एक अनदर जो है, अगर आप लोग देखें, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, रॉकिंग। अगर आप देखें ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह मूव करते हैं, देखिए
ये दो हाइड्रोजन है और ये दो हाइड्रोजन इस तरह मूव करें, ये दो हाइड्रोजन है, ये विद रिस्पेक्ट टू कार्बन जो है इस तरह मूव कर रहे हैं, इस तरह। गाड़ी के जो वाइपर्स होते हैं बिल्कुल जो है इस तरह की चुप, ये एक ही प्लेन में है। इट इज डिस्क्राइब एज रॉकिंग। रॉकिंग जो है एक सिजरिंग है और प्लेन में है, और सिजरिंग भी एक ही प्लेन में है। ठीक है, यहां पे बॉन्ड एंगल चेंज बट देयर इज नो चेंज इन द बॉन्ड लेंथ। अच्छा, एक होता है आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन दो किस्म के होते हैं, एक होता है ट्विस्टिंग और एक होता है वेगिंग। एक है ट्विस्टिंग, एक है वेगिंग। ये दो हाइड्रोजन है और ये दो हाइड्रोजन अगर देखें इस तरह है, बिल्कुल इन्होंने अपनी प्लेनिटी से, ये पहले प्लेन एक ही प्लेन में थे, अब अपने आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, आउट ऑफ प्लेन, ये बिल्कुल आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं। इट इज डिस्क्राइब, अगर ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, वेगिंग। यहां पे जो है आ रहे हैं, ये वेगिंग है, ये दो हाइड्रोजन है। तो अगर आप लोग देखिए इस तरह मूव करते हैं, सिजरिंग है, अगर इस तरह मूव करते हैं, रॉकिंग है, और अगर इस तरह मूवमेंट है, ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह मूव करते हैं, तो फिर इसको वेगिंग कहते हैं। लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन है, ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन, ये वेगिंग है। तो वेगिंग जो है अगर आप बुक में देखें तो बुक में जो है स्टूडेंट अक्सर इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये चार्जेस नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन एंड जो है अलोंग द प्लेन। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चार्जेस नहीं है। अगर ये दो है, अगर ये दोनों मेरी तरफ है, ये बोथ प्लेन है, मेरी तरफ यहां पे है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है। लेकिन उस ऑब्जर्वर के दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या है, नेगेटिव है। और अगर मैं इस तरह एक्सप्रेस करूं तो अब ये मेरे लिए नेगेटिव हो गए और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए पॉजिटिव हो गए, तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस है। तो आप लोग देखें कि यहां पे जो है ये हाइड्रोजन यहां पे नेगेटिव चार्जेस ये नहीं है, दोनों एट द सेम टाइम पॉजिटिव उस ऑब्जर्वर के लिए, मेरे लिए नेगेटिव दोनों, मेरे लिए दोनों पॉजिटिव, उस ऑब्जर्वर के लिए नेगेटिव। तो ये आउट ऑफ प्लेन, इसको बेंडिंग। मैंने डिस्क्राइब कर लिया कि ये दोनों इस तरह मूव करते हैं तो वेगिंग है। अच्छा, एक इस तरह आ रहा है और दूसरा इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, ये दूसरा इस तरह आ रहा है, अनदर जो है फिर इस तरह मूव, इट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग, इसको ट्विस्टिंग कहते हैं। तो ये दो हाइड्रोजन इस तरह करें, सिजरिंग है, इस तरह करें, रॉकिंग है, इस तरह करें तो वेगिंग है, और अगर इस तरह करें तो ट्विस्टिंग है, अगर इस तरह करें ट्विस्टिंग है। ये ट्विस्टिंग, ये क्या है, ये ट्विस्टिंग में आता है। तो इट इज डिस्क्राइब एज अ ट्विस्टिंग। ये है, अगर आप लोग देखें, नो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज डिस्क्राइब्ड एज वेगिंग, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेगिंग, इसको वेगिंग से डिस्क्राइब करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन जो है कि जिसमें कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन यहां पे है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और फिर उसके बाद यहां पे अगर आप देखें ये हाइड्रोजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। When a molecule is radiated with the IR radiation, तो प्लीज आप लोग ज़हन में रखें, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की अपनी जगह एब्जॉर्प्शन होती है, बेंडिंग वाइब्रेशन की अपनी एब्जॉर्प्शन होती है, और जो रेडिएशन आपने इस पे इंसिडेंट किया है, हर एक जो है कि जो IR रेडिएशन है, जहां पे बेंडिंग वाइब्रेशन के साथ वहां रेडिएशन मैच करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बेंडिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन चेंज। तो रॉकिंग अपनी जगह पे, वेगिंग अपनी जगह पे, ट्विस्टिंग अपनी जगह पे एब्जॉर्प्शन करते हैं, रॉकिंग अपनी जगह पे, सिजरिंग अपनी जगह पे, स्ट्रेचिंग साइमेट्रिक अपनी जगह पे, एसाइमेट्रिक। तो मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ द जो वाइब्रेशंस होते हैं वो 6 हैं, वेगिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग, सिजरिंग, साइमेट्रिक, एसाइमेट्रिक, टोटल नंबर। जो सिर्फ वाइब्रेशन मूड्स हैं तो ये 4 टाइप्स हैं वाइब्रेशन, जो मतलब ये कि जिसमें से आप लोगों के पास बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं। तो बेंडिंग वाइब्रेशन के कितने रीजन हैं, 1 2 3 4। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के 2, साइमेट्रिक और एसाइमेट्रिक। अच्छा, इन प्लेन के कितने हैं, 2 हैं, और आउट ऑफ प्लेन भी 2 है, और जो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी 2 है। टोटल 6 वाइब्रेशन मॉलिक्यूल में डिस्क्राइब होते हैं। सो मॉलिक्यूल में जो है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो 6 डिस्क्राइब होते हैं।
तो ये एक जनरल. सो व्हेन अ सैंपल इज रेडिएटेड विद द IR radiation, when a sample is radiated with the IR radiation, so their stretching vibration also change and their bending vibrations also क्या हो जाती है, वो भी चेंज हो जाते हैं. और ये जो है अगर आप लोग देखिए, you will get a spectra. यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एक स्पेक्ट्रा जो है ये जनरेट हो जाता है. अच्छा, अलोंग एक्सिस जो है यहाँ पे वेव नंबर्स होते हैं. यहां पे जो है न्यू बार. अलोंग वाई एक्सिस एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेव नंबर प्लॉट होता है. अच्छा, इसको डिवाइड करते हैं, IR जो है स्पेक्ट्रा होता है, इसको डिवाइड करते हैं दो रीजन में. 600 पर सेंटीमीटर से यहां पे स्टार्ट और यहां पे 1500 पर सेंटीमीटर, और इससे जो एबव होता है यहां से जो स्टार्ट होता है तो यहां पे 4000 पर सेंटीमीटर तक जो एक्सटेंड होता है. Now this region 600 से 1500 region में, this region in IR is described as a fingerprint region. fingerprint region IR में. और 1500 से जो above region है, it is described, इसको जो है functional group region कहते हैं. functional group region, ये functional group region है. Now IR spectrophotometer. IR spectrophotometer is a specific technique that is used for the detection of functional group. यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट रीजन है, ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है. दो रीजन इसके हैं. फंक्शनल ग्रुप में जो है मोस्टली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑब्जर्व होती है और फिंगरप्रिंट रीजन में मोस्टली बेंडिंग वाइब्रेशन ऑब्जर्व होती है. अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इनका वेव नंबर कम, इनका वेव नंबर ज्यादा. इट मींस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर मोर एनर्जेटिक देन द बेंडिंग वाइब्रेशन. द टाइप ऑफ जो है वाइब्रेशन व्हिच हैव मोर एनर्जी, स्ट्रेचिंग हैव मोर एनर्जी देन द बेंडिंग वाइब्रेशंस. बेंडिंग वाइब्रेशन से जो है इनकी एनर्जी ज्यादा होती है. सो दे हैव मोर एनर्जी, मोर फ्रीक्वेंसी, मोर वेव नंबर, शॉर्ट वेवलेंथ. And they have less energy, less frequency, less wave number, longer wavelength. So bending vibration longer wavelength पे होते हैं, इनके wave number कम होते हैं, और जो stretching vibration हो वो high energy के होते हैं, high frequency के होते हैं, high wave numbers के describe होते हैं. तो ये IR radiations के लिए यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें, ये इसके जनरल जो है क्या है, स्केचेस जो है उनके लिए डिस्क्राइब करते हैं. ओके, तो आप लोगों ने जो है ज़हन में रखना है, जितना ज्यादा डेप्थ जो है आप लोगों के पास यहां पे होगा, द डेप्थ जो सिग्नल का डेप्थ होगा, इट मींस ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है. ये ग्रुप जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है. अच्छा, आप लोगों ने जो है बुक में एक टेबल है और इस टेबल की वैल्यू को आप लोगों ने याद रखना है. ठीक है, इसका कोई जो है ट्रिक है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन की तरफ अगर आप लोग जो है ईटा में जाएंगे तो वो ईटा के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमर होगा. तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग क्या करें कि आप जो है इस बुक में जो टेबल है और पेज नंबर जो है, इसको पेज नंबर हम जनरली जो है डिस्क्राइब करते हैं, वो पेज नंबर 431 है. तो पेज नंबर 431 पे जो टेबल की वैल्यूज हैं, टेबल की जितनी भी वैल्यूज हैं, इन सबको आप लोगों ने ध्यान में रखना है. अच्छा, इसमें बहुत मतलब ये सारे वैल्यूज को याद रखनी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के रीजन को जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है. कि लेट्स सपोज जो है अगर आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप का जो सिग्नल होता है तो ये 3000 पर सेंटीमीटर से एबव और 3600 पर सेंटीमीटर के रेंज में होता है. ये ब्रॉड सिग्नल है, देखिए ब्रॉड 3000 से एबव और 3600 के रेंज में होता है. अगर आप लोग एमाइन को देखें, एमाइन जो है प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, टर्शियरी नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेच नहीं होता, टर्शियरी में नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी में, तो ये 3100 पर सेंटीमीटर से एबव और 3600 पर सेंटीमीटर के रेंज में होता है. ये एक अनदर फंक्शनल ग्रुप है, एमाइन फंक्शनल ग्रुप. प्राइमरी, ये प्राइमरी एमाइन हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो. क्यों आप लोगों को भी बता रहा हूं, बुक में टर्च लिखा है, टर्च गलत है. टर्च एमाइन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता ही नहीं है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो उस पर नहीं होता, तो यही नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेच को डिस्क्राइब करने के लिए. द फोर्थ वन जो है, यहां पे आप लोग कार्बोनाइल कंपाउंड को याद रखें, बल्कि चले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी याद रखें. एरोमेटिक के पास इसके लिए रीजन है 1600 पर सेंटीमीटर जो है इसका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फॉर एरीन्स. बुक में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है एरीन्स.
एरीन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 1600 पर सेंटीमीटर जो है। एंड इफ वी हैव अ कार्बोनाइल कार्बन, अगर मेरे पास कार्बोनाइल कार्बन हो, कार्बोनाइल का एल्डिहाइड, कीटोन्स, तो जितने भी हैं इनके लिए 1690 से एबो और 1750 पर सेंटीमीटर के रेंज में। तो इसमें कार्बोनाइल में एल्डिहाइड भी आ जाता है, आप लोग ज़हन में रखिए, कीटोन्स भी आ जाते हैं, इसमें एस्टर्स भी आ जाते हैं, एसिड हैलाइड भी आ जाते हैं, एसिड हैलाइड भी आ जाते हैं, एस्टर्स भी है, कीटोन्स भी है, एल्डिहाइड्स भी है, एमाइड्स भी आ जाते हैं। ये सब के सब जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इस रीजन में जब भी आप लोगों को सिग्नल अपीयर हो जाए, इसका मतलब है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर इस तरह के रीजन प्रेजेंट हो 1600%, तो इसका मतलब ये सिग्नल जो है क्या करते हैं, इनको देखना है। तो बुक में पेज नंबर 431 जो है आप लोगों ने जो है इसको बिल्कुल इनकी जो वैल्यूज है, इनको आप लोगों ने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वैल्यूज हैं, तो एटलीस्ट अगर कुछ ना हो तो ये वैल्यू याद रखें, एटलीस्ट आप लोगों ने जो है इन वैल्यूज को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे पॉइंट को देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच होगा यहां पे स्ट्रेच सबसे ज्यादा एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो ये पॉइंट याद रखें, द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। दूसरा पॉइंट, तो ये एक फैक्टर है, द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर जितना इंक्रीज होता है तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, बस मैं वेव नंबर की बात कर रहा हूं, वेव नंबर इंक्रीज होते हैं, बस मैं डायरेक्टली वेव नंबर्स की लिख रहा हूं। द नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच है, कार्बन ड्यूट्रियम स्ट्रेच है, कार्बन ट्रीटियम स्ट्रेच है, देखिए ये कार्बन मास फिक्स है, ये मास फिक्स है, और ये मास कम, ये मास ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा। आप इसको एनालाइज करें, यू विल ऑब्जर्व 2850 पर सेंटीमीटर, you will observe 2700 per centimeter, and you will observe 2500 per centimeter. तो मास जब इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वेव नंबर जो है वो डिक्रीज हो। सो अगर आप लोगों के पास मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स है, एक एलिमेंट का मास फिक्स है, और मास ऑफ ए सेकेंड एलिमेंट को, मास ऑफ ए सेकेंड एलिमेंट को मैं चेंज करता हूं, तो जितना मास इंक्रीज हो रहा है वेव नंबर डिक्रीज की तरफ जाते हैं। मास जितना इंक्रीज हो रहा है वेव नंबर जो है इतने डिक्रीज की तरफ जाएंगे। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन the following have maximum stretching frequency, this one, which of the following have least stretching frequency, this one, least mass ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर्स क्या होंगे, वो कम होंगे, और मास कम तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आप लोगों के पास ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि which of the following carbon halogen bond have maximum stretching frequency, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, and which of the following bond have least जो है फ्रीक्वेंसी होगी, कार्बन आयोडीन बॉन्ड। तो कार्बन आयोडीन हैव लो एंड कार्बन फ्लोरीन हैव मैक्सिमम जो है इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहां पे डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने ध्यान में रखते हैं। इफ द अगर हम क्या करते हैं, अगर हम आईआर रेडिएशन सैंपल पे इंसिडेंट करते हैं और सैंपल उससे सेलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, रेस्ट ऑफ रेडिएशन को ट्रांसमिटेड करे, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा उसको मशीन रिकॉर्ड करेगा, जो एब्जॉर्ब होगा उसको भी रिकॉर्ड करता है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट उसको भी रिकॉर्ड करता है। अगर मैं सैंपल पे आईआर रेडिएशन इंसिडेंट करूं एंड देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, 100% ट्रांसमिटेंस हो, इट मीन देयर इज नो एब्जॉर्प्शन। सो व्हेन अ सैंपल इज रेडिएटेड विद द आईआर रेडिएशन and there is 100% transmittance, it means there is no absorption, it means there is no absorption, यहां पे कोई absorption नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जनरल स्केच जो है यहां पे मैंने डिस्क्राइब किया है। अच्छा, दिस टेक्निक इज यूज्ड, ये टेक्निक जो है, इस टेक्निक को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। नाउ दिस टेक्निक इज अ स्पेसिफिक टेक्निक फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं। देयर इज नो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द इम्प्यूरिटीज इन द सैंपल
impurities in sample, सैंपल में impurities को फाइंड आउट करने के लिए this technique is used to find the progress of a chemical reaction. इसका मतलब क्या है? progress of a chemical reaction. एक रिएक्शन के जो है उसके प्रोग्रेस को किस तरह जो है मॉनिटर करते हैं, इस टेक्निक के जरिए प्रोग्रेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज वी हैव अ कंपाउंड दैट इज कीटोन और ये CH3 है। मैंने इसके लिए जो है इस कंपाउंड को रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के साथ। इट इज कन्वर्टेड इनटू एसीटोन, ये एसीटोन में कन्वर्ट होता है। The compound is converted into acetone is converted into alcohol. मैं गलत लिख, secondary alcohol, acetone। मैंने अभी आप लोगों को लिखा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे प्रेजेंट होता है तो सिग्नल 3000 से अबव और यहां पे जो है 3600 पर सेंटीमीटर इस रीजन में। और मैंने फिर यहां पे कार्बोनाइल कंपाउंड को लिखा है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो अगर कीटोनिक फॉर्म में हो तो इट विल ऑब्जर्व इट 1720 पर सेंटीमीटर। हम जब भी लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हम जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है स्टूडेंट को कहते हैं यार आप इसका स्पेक्ट्रा लें, तो वो स्पेक्ट्रा IR का स्पेक्ट्रा इसका लेता है, इस कंपाउंड का। अच्छा, मैंने इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लिया, पहले मैंने रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं किया, बिफोर अ केमिकल रिएक्शन मैंने इसका स्पेक्ट्रा लिया, और यहां पे जो है एक सिग्नल अपीयर हो गया, ये 2850, ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्नल होता है जो कि हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह पे प्रेजेंट होता है, ये सिग्नल हर जगह होगा। और फिर उसके बाद जब यहां पे आ जाता हूं तो यहां पे एक और सिग्नल अपीयर होता है 20 पर सेंटीमीटर, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग। और यहां पे जब अगर मैं आ जाता हूं तो एक और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, सॉरी बेंडिंग वाइब्रेशन, ये बेंडिंग वाइब्रेशन है। बेंडिंग वाइब्रेशन मिथाइल के लिए फिक्स है, कोई जरूरत नहीं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों को ये स्पेक्ट्रा समझाना है। 1354 पर सेंटीमीटर पे ये फिक्स वैल्यूज है। ये सिग्नल यहां पे अपीयर होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन, 3 सिग्नल अपीयर हो गए। अच्छा, ये कीटोनिक है, मुझे पता चल जाता है कि इस रीजन में हो तो कार्बोनाइल है, ये कार्बन हाइड्रोजन तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और ये इसका बेंडिंग वाइब्रेशन फिक्स पोजीशन है CH3 का, CH3 बेंडिंग वाइब्रेशन हर जगह पे फिक्स होता है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने रिएक्शन कर लिया, मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरा एलिक्विड है, जो रिएक्शन है, उससे सैंपल लेता हूं और उसका IR स्पेक्ट्रा लेता हूं। जब IR स्पेक्ट्रा लेता हूं, ये IR, ये अब इस कंपाउंड का कि मेरे पास रिएक्शन हुआ है कि नहीं, तो मैंने क्या करना है जी, यहां पे ये सिग्नल है, एक सिग्नल जो है मेरे पास यहां पे है, ये सिग्नल जो है 2850 वाला बिल्कुल प्रेजेंट, 1354 वाला भी प्रेजेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, अगर ये कंप्लीट हुआ हो तो हाइड्रोक्सिल एब्जॉर्प्शन कहां शो कर रहे हैं? 3600। तो यहां से 3000 से एक ब्रॉड सिग्नल जो है 3600 तक एक्सटेंड करेगा, इस तरह सिग्नल अपीयर होगा, इस तरह का पीक अपीयर हो जाएगा, इस तरह का सिग्नल अपीयर हो, ब्रॉड सिग्नल होगा। इसका वेट कम है, इसका वेट कम है, ये इंटेंस है, लेकिन ये ब्रॉड सिग्नल होगा। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो ब्रॉडिंग इन द सिग्नल आता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रोटॉन एक्सचेंज होते तो मशीन उसको सेंस नहीं करता, तो इसी इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, एमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वो भी ब्रॉड सिग्नल, हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वो भी ब्रॉड सिग्नल देता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहां पे। अगर अब वो दूसरा पॉइंट, अच्छा अब मैं दूसरा, मेरे प्रोडक्ट, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्टेंट था। अच्छा, रिएक्टेंट में 3 सिग्नल थे, एक 1354 है, यहां पे भी है, एक 2850, लेकिन मेरे प्रोडक्ट में जो 1720 वाला सिग्नल है वो मिसिंग है, नहीं है, और एक एक्स्ट्रा सिग्नल अपीयर हो रहा है जो 3000 से एक्सटेंड 3600 तक है। तो यहां से मैं कंफर्म कर लेता हूं कि मेरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, एंड द कार्बोनाइल कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनाइल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये रिड्यूस हुआ है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। तो ये देखें, ये मिसिंग है, 1720 मिसिंग, और ये यहां पे प्रेजेंट है।
अच्छा, यहां पे जो है ये सिग्नल नहीं है, ये सिग्नल यहां पे अपीयर हुआ है, इससे इबो ये सिग्नल अपीयर हो गए। अगर ये सिग्नल अपीयर हो इट मींस मेरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। अगर ये सिग्नल यहां पे मिसिंग हो तो फिर यहां पे रिएक्शन नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने देखें कि in this technique is also used in order to monitor the progress of reaction. This technique is also used in order to find the impurities in a sample, and it is used for the qualitative analysis को qualitative analysis के लिए करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉइंट्स हैं जिसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो IR के बारे में जितने पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ओके, थैंक यू।